हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, मुखर्जी नगर, दिल्ली से। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ संडे को। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि इनका सॉल्यूशन अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी दिल्ली में नहीं था, इसलिए मैंने सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं कराया था। मैं अपने गाँव में हूँ, बिहार में हूँ, सहरसा में हूँ, तो मुझसे जो बन पा रहा है, जैसा अरेंजमेंट हो रहा है, उस अरेंजमेंट के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो की क्वालिटी या उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक बच्चों को सोल्यूशन मिल सके। तो जिन्होंने पहले से क्लासेस देख रखी है उनको ये पता होगा कि जब ये एग्जाम के लिए कुछ 15 डेज बाकी थे तो मैंने कुछ वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए आपको ऐसे और रिपोर्ट के लिए। तो जब ये भी क्वेश्चन आया तो आप ये देखेंगे कि वो सारे वही टॉपिक थे जिसको मैंने डिस्कस करने के लिए कहा था कि आप उन टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। कि पैंडेमिक जैसे कोरोना था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो हमारे संबंध है उनसे रिलेटेड टॉपिक तैयार करने के लिए मैंने कहा था, सारे उसी टॉपिक पर या तो ऐसे आए रिपोर्ट आए। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था और उसमें भी मैंने बताया था कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। तो अभी भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग उन्हीं टॉपिक से आए हुए जो मैंने कहा था कि एग्जाम से पहले आप तैयार कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर का हम लोग। क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि राइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कि आपको सेंटेंस लिखना है जैसा डायरेक्ट किया गया है वैसे। द इनऑगरल सेरेमनी, इनऑगरल का मतलब क्या हुआ? उद्घाटन। तो इनऑगरल सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करने के लिए कहा गया है कि इसमें क्या प्रीपोजिशन फिल किया जाए। तो इसमें प्रीपोजिशन फिल होगा एट। इसमें बच्चे क्या करेंगे? इन लिख कर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आएगी बात कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, तो में के लिए इन इंग्लिश होता है, लेकिन जब कोई प्लेस दिया हुआ है जो पॉइंट को शो करता है जहाँ पे कोई काम हुआ है तो उस जगह इन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एट। इसमें दूसरा लॉजिक ये भी होता है कि इन तो स्टेडियम के हर पार्ट में आ जाएगा, तो जो दर्शक लोग बैठे हैं वो भी तो स्टेडियम में ही बैठे हुए हैं। तो जो खेल का प्लेस है वो स्टेडियम का एक पॉइंट, स्टेडियम एक पॉइंट हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो जो भी छोटा सा पॉइंट हम दिखाने की कोशिश करते हैं उस छोटे से पॉइंट के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। और इन का मतलब होता है वॉल्यूम सराउंडिंग। तो यहाँ पर बेहतर वर्ड क्या है? एट। तो इसमें क्या फिल करना चाहिए? एट। सेकंड क्वेश्चन है, आई डिसाइडेड टू बाय फ्यू पेंटिंग्स दैट वर लेफ्ट अनसोल्ड इन द एग्जीबिशन। अब इसमें क्वेश्चन का जो है इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखा है, इंस्ट्रक्शन इसमें ये कोई आर्टिकल फिल कीजिए। अब पहले मीनिंग को समझिए इस क्वेश्चन का क्या है कि आई डिसाइडेड टू बाय, कि मैंने निर्णय किया खरीदने का, फ्यू पेंटिंग्स, फ्यू का मतलब क्या? कुछ पेंटिंग्स, दैट वाज लेफ्ट अनसोल्ड, मतलब क्या? जो बिना बिके हुए रह गया था, बच गया, यानी जिसकी बिक्री नहीं हुई थी। इन द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब क्या? प्रदर्शन। तो प्रदर्शनी में जो पेंटिंग्स नहीं बिके थे उनको मैंने खरीदने का निर्णय लिया। तो इसमें कहने का सेंस क्या है कि जो थोड़े बहुत अनसोल्ड बच गए थे, जिसकी बिक्री नहीं हुई थी, वो मैंने खरीदा। ये कहने का सेंस है। ये नहीं कहना चाह रहा है कि कुछ मैंने खरीद लिया, ये कहना चाह रहा है लेफ्ट अनसोल्ड, मतलब जो बिक्री से बचे रह गए। तो जब फ्यू का हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्यू का 3 तरह से इस्तेमाल होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। तो यह कुछ नहीं कहना चाह रहा है, यह कह रहा है जो कुछ बच गया वो सारे, जो लेफ्ट अनसोल्ड था। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? द फ्यू, कि जो थोड़े बहुत अनसोल्ड बच गए थे, जो बिक्री नहीं हुए, वो मैंने सारे खरीद लिए। तो क्या होना चाहिए? द। नेक्स्ट कहता है कि माई नेबर टेक्स केयर ऑफ माई डॉग इन माई एब्सेंस। टेक केयर ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का ख्याल। तो अब ये पैसिव वॉइस है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हमें टेंस का ध्यान रखना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें किसका ऑब्जेक्ट कौन है? हमारा माई डॉग। तो क्या होगा? माई डॉग, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं पैसिव वॉइस में, तो माई डॉग। अब ये टेंस कौन सा है? टेक्स केयर, वर्ब का क्या है? फिफ्थ फॉर्म है। तो क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। तो माई डॉग किस क्या होगा? एम होगा, इज होगा या आर होगा? जाहिर सी बात है इज। तो माई डॉग इज। दूसरी बात ध्यान रखना होता है, जो फ्रेजल वर्ब का जो पार्ट होता है उसके किसी पार्ट को हम ब्रेक नहीं करते। ये नहीं कि टेक को अलग कर दे, केयर को अलग कर दे, ऑफ को अलग कर दे। तो इसलिए क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो टेक का क्या होगा? टेकन। फिर क्या होना है? केयर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पंडित, इंग्लिश के पंडित इंडिया में बहुत होते हैं,
वो क्या करते हैं कि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आते, ऐसा कह देते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान जानकार हैं, तो आपको इतनी विद्वता नहीं बनानी है। दो प्रीपोजिशन एक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट है। और फ्रेजल वर्ब का पार्ट क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन को आप हटा देंगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो अगर इसका आपने ऑफ हटा दिया तो मीनिंग ही बदल जाएगा, इसलिए आप इसका ऑफ तो हटा ही नहीं सकते, ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट है। तो आपको इतना पड़ेगा टेकन केयर ऑफ, कि मेरे कुत्ते का ध्यान रखा जाता है। अब किसके द्वारा रखा जाता है? तो बाय माय नेबर, मेरे पड़ोसी के द्वारा। अब देखिए दो प्रीपोजिशन आ गया, तो लोग डर जाते हैं, लोग कहने लगेंगे आपको कि ये तो गया, दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे हो गया। तो इसका मैं एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग इसे समझिएगा। अगर आप ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं तो जैसे 9 बजे का समाचार खत्म होता है, इंग्लिश न्यूज़ खत्म होता है, तो उसमें एक खूबसूरत सेंटेंस बोला जाता है हर दिन, अभी भी बोला जाता है, और मैं तो 20-25 साल पहले जब सुनता था उस समय बोला जाता है। जैसे न्यूज़ खत्म होगा रेडियो पर तो कहेगा दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। अब ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो बरसों से चला रहा है। प्लीज स्टैंड बाय फॉर, तो बाय के बाद फॉर इस्तेमाल, दो प्रीपोजिशन बिल्कुल एक साथ। तो अपने तरफ से खाली पुलाव ना पकाए। हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम लोग जानते कम है और एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे ठीक से समझना चाहिए और स्टैंडर्ड जगह समझना चाहिए। तो दो प्रीपोजिशन का चक्कर मत लगाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो इसको छोड़ देते हैं या इसको छोड़ देते हैं, जिसलिए जानबूझकर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि आप अनुमानों के आईने में बनाते हैं क्वेश्चन या पढ़कर बनाते हैं। तो ये जो है ऑफ और बाय एक साथ होगा, बाय वन नेबर, और उसके बाद क्या लिख देना है, इन माय एब्सेंस। क्या लिख देना है, इन माय एब्सेंस। नेक्स्ट है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम। इस ऑडिटोरियम का जो फाउंडेशन स्टोन है, नींव का जो पत्थर है, वाज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, वाज लेड है ऑलरेडी पैसिव वॉइस में। इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन इसको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट को पहले लाना है, जो डूअर है उसे पहले लाना है, और जो सफरर है ऑब्जेक्टिव से बाद में ले जाना है। तो इसमें डूअर कौन है, नींव का पत्थर किसने रखा है, चीफ मिनिस्टर। तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, चीफ मिनिस्टर से। तो क्या हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर। अब ये लेड है, वॉज लेड, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो सेकंड फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखना कंपलसरी होता है। तो वॉज हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, ले का सेकंड फॉर्म लेड ही होता है। तो लेड, द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स ऑफ द बस इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। मीनिंग इसका ये हो कि ना तो ड्राइवर ना ही पैसेंजर जो बस में थे वो इंजर्ड हुए थे एक्सीडेंट में। अब क्या करा, एप्रोड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। टू बी का मतलब वाज, वर, एम इज, आर। तो इसमें दो तरह की बातें हो सकती है, या तो हम प्रेजेंट में पढ़ सकते हैं या फिर पास्ट में। और ये क्वेश्चन सिंटैक्स का है। तो नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स, इस नाइदर नॉर से जब सेंटेंस जुड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड होता है उसके हिसाब से वर्ब का यूज करते हैं। तो पैसेंजर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है और पास्ट टेंस में बना सकते हैं। इसलिए या तो हम क्या लिख सकते हैं, वर, या फिर क्या लिख सकते हैं, आर। वर ज्यादा बेहतर है क्योंकि घटना घट चुकी, तो पास्ट टेंस में लिखना क्या है, ज्यादा बेहतर है। Next है, the police spokesperson requested the media persons to allow him to complete his statement। ये indirect sentence में है और इसे हमें direct में लाना है। indirect में है और इसे हमें direct में लाना है। तो direct में लाने के लिए हमें simply क्या करना होगा कि the police persons requested to the media। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि the police spokesperson सेड, रिक्वेस्ट की जगह क्या होगा, सेड, बात की, कहा, सेड टू द मीडिया पर्सन्स। अब क्या होता है कि जो सेंटेंस है उसे हम क्या करते हैं, इन्वर्ट कॉमा में लिखते हैं। तो ये जो टू अलाउ हिम टू कंप्लीट हिज स्टेटमेंट और इधर लिखा है रिक्वेस्टेड, इसका मतलब जो इन्वर्ट कॉमा में जो दूसरा सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। और हम जानते हैं कि रिक्वेस्ट का सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। तो रिक्वेस्ट का सेंटेंस अगर वर्ब से शुरू होता है तो हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेट से शुरू कर सकते हैं, सीधा ऐसे बना सकते हैं, कम, प्लीज कम,
ऐसे सेंटेंस शुरू होता है। तो रिक्वेस्ट का सेंटेंस हमें शुरू करना है तो हम लेट से भी शुरू कर सकते हैं, नॉर्मल वर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। तो बेहतर सेंटेंस क्या बनेगा, लेट, अब क्या, द पुलिस पर्सन, तो लिखा है द पुलिस स्पोक्स पर्सन, तो ये खुद के लिए बात करेगा, तो क्या कहेगा वो, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट, यही तो कहेगा कि मुझे मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए दीजिए, तो प्लीज मुझे अपना स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए। तो इसलिए इसने क्या लिखा, रिक्वेस्ट, ठीक है, हम चाहते इसमें तो हमारा प्लीज भी जोड़ कर सकते हैं कि लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट प्लीज, या शुरू में भी लिख सकते हैं प्लीज लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। अब इसी को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो हमें मीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इस सेंटेंस से पूरा क्या समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है, ये कहा गया है कि पुलिस के द्वारा मीडिया के लोगों को कि मुझे अपना स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए। तो जब तक सेंटेंस का सेंस हमें समझ में नहीं आता है तब तक हम सेंटेंस बना नहीं सकते। तो सेंटेंस का सेंस ये था कि रिक्वेस्ट किया जा रहा था, और रिक्वेस्ट का सेंटेंस फिर कैसे बनेगा, तो रिक्वेस्ट का सेंटेंस या तो वर्ब से शुरू होता है, ऑर्डर का सेंटेंस भी वर्ब से शुरू होता है, या फिर किससे शुरू होता है, लेट से। तो हमने लेट से शुरू नहीं करते तो भी बात बनती है, तो हम लेट से भी शुरू कर सकते हैं, सीधा वर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पुलिस हैड रीच्ड द क्राइम सीन ऑन टाइम, कि अगर पुलिस क्राइम सीन पर सही समय पर पहुंच जाती तो द विक्टिम, अब इसको खाली जगह छोड़ दिया, विक्टिम मतलब क्या हुआ कि जिस पर कोई अत्याचार हुआ है या जो किसी दुर्घटना का शिकार हुआ उसको हम क्या कहते हैं, विक्टिम कहते हैं। तो एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेव का मतलब क्या, बचाना। अब इसमें क्या बढ़े, सेव का कौन सा फॉर्म बढ़े कि सबसे ज्यादा बेहतर सुटेबल मीनिंग आए, तो टेक्निकली यह कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं अगर मैं राजा होता, अगर वह समय पर आ गया होता, तो यहाँ सेंटेंस का सेंस ये बन रहा है कि अगर पुलिस सही समय पर क्राइम सीन पर पहुंच गई होती तो विक्टिम को सेव यानी बचा लिया गया होता, ये। अब इसमें टेक्निकली बात ये है कि कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेव्ड भर के आ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या बचा लिया गया होता, इसका मतलब विक्टिम खुद नहीं बचता, विक्टिम को कोई और बचाता, और विक्टिम को कोई और बचाता, इसका मतलब विक्टिम ऑब्जेक्ट है और बचाने वाला क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए इसका सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। इसी बात की टेक्निकल पॉइंट है इसमें। सिंपली अगर कोई सेव्ड लिखकर चलाएगा तो उसका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। तो क्या होगा कि बचा लिया गया होता, कि पुलिस अगर सही समय पर आ गई होती क्राइम सीन पर तो विक्टिम को बचा लिया गया होता। तो बचा लिया गया होता ये कहते तो विक्टिम could have been saved, बचा लिया गया होता। एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ये बस। अब कुछ लोग डायरेक्ट सेव लिख देंगे तो मीनिंग ही नहीं आएगा। तो ना बचा लिया गया होता, तो या तो हमें लिखना पड़ेगा could have been saved, या फिर लिखना पड़ेगा might have been saved, या फिर would have been saved। तीनों ऑप्शन है, लेकिन बेहतर इसमें से क्या है, could have been saved बचा लिया गया होता, या might have been saved बेहतर ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं लोग। We need to take care of, और क्या क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन आप समझते हैं, मिरर के सामने जो सामने रहता है ऑब्जेक्ट वही रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक ही बताए, जैसे मिरर में जो सामने है वही दिखेगा तो रिफ्लेक्ट होगा। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ, हम किसका ध्यान रखें। अब रिफ्लेक्सिव से बढ़ने के लिए कह रहा है, इसका मतलब खुद का ध्यान रखें, यानी कि दूसरे का ध्यान रखें। दूसरे का ध्यान रखे तो कुछ भी बढ़ सकते थे, यहाँ पे कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बढ़ने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, तो वी के लिए अपने आप का इंग्लिश क्या होगा, आवर सेल्फ्स। क्या होना चाहिए, आवर सेल्फ्स। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे भी आवर सेल्फ्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये आपको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में, जब आप ग्रामर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में मिलेगा। अब नेक्स्ट है गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, कि अपना स्टेटमेंट दीजिए पुलिस को। इट विल इनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब क्या है, अपराधी। तो अपना स्टेटमेंट दीजिए पुलिस को, यह क्या करेगा कि पुलिस को अपराधी को पकड़ने में समर्थ बनाएगा। इनेबल का मतलब क्या, समर्थ बनाएगा। तो अब ये कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस, अब ये दो सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, उसके बाद दो सेंटेंस अलग अलग है। अब इसको कह रहा है सिंपल सेंटेंस बनाने की। सिंपल सेंटेंस बनाने का मतलब मैंने बता रखा है आपको, इससे पहले जब मैंने 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, 2018 का सॉल्व करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन, ऐसे हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। अब इसमें दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, अलग अलग सेंटेंस है। इसको हम एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट से बना दें और एक वर्ब से बना दें तो कैसे बनेगा। तो इसी को हम लिखते हैं गिव
योर स्टेटमेंट टू द पुलिस। इतना तो सही है। अब कह रहा है कि इस सेंटेंस, इस इंफॉर्मेशन को जो दूसरे सेंटेंस में दिया गया है, इसको इसी में हम ऐड कर दें बिना सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड किए। तो बिना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड किए हम करें तो इसको हम अगर खत्म कर दें और लिखें टू इनेबल देम, और इस पार्ट लिख दें टू अरेस्ट द कल्प्रिट, तो गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस टू इनेबल देम। एक ही सेंटेंस में वो बात हो गई। इसी को सिंपल सेंटेंस बनाना क्या रहा है, और इसने क्या किया था, दो अलग अलग सेंटेंस बना दिया था। तो हमने एक सेंटेंस बना दिया, अब सब्जेक्ट कोई दूसरा इट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये दूसरा सब्जेक्ट हो जाता था। सिंपल सेंटेंस बनाना था, एक ही बात, एक ही सेंटेंस में उन्होंने बात किया थी कि गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस टू इनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। अब एक ही सब्जेक्ट है, एक ही मेन वर्ब है, दूसरा सब्जेक्ट तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया कि एक ही सब्जेक्ट हो और उसके हिसाब से एक ही मेन वर्ब हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ही सिंग्स ओनली इन द बाथरूम, और इसको कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ बाथरूम में ही गाता होता है ना, मतलब बाथरूम सिंगर, तो वो सिर्फ बाथरूम में गाता है। अब इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, और हमको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का मतलब हुआ कि दो सब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। अब ये कैसे हो सकता है, जब सब्जेक्ट इसमें एक ही है तो हम दो सब्जेक्ट कहां से लाए, दो वर्ब हम कहां से लाए, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाए। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बाथरूम ही वो जगह है, बाथरूम ही वो जगह है। तो एक सेंटेंस बन गया ना, बाथरूम ही वो जगह, एक सब्जेक्ट वर्ब अलग आ गया। जहां वो गाता है, जहां वो गाता है, वो गाता है, अलग सब्जेक्ट अलग वर्ब हो गया। तो एक ही सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सिंपल सी बात है, हमारे कहने का तरीका होता है, एक ही चीज को हम कई तरह से कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं तुम ही तो मेरे भाई हो, और वो हम ऐसे भी कह सकते हैं वो आदमी तुम ही हो जो मेरे भाई हो। कहने का वही था, अलग अलग तरीका हो गया। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ओनली द बाथरूम, इट इज ओनली द बाथरूम, कि वो सिर्फ बाथरूम ही वो जगह है। वेयर, या तो क्या लिखें वेयर, या फिर क्या लिखें इन विच, दोनों बातें हो सकती है, या तो वेयर या इन विच। अभी तो एक सब्जेक्ट हो गया, इट भी एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हो गया यहाँ पर। अब जहां वह गाता है तो वेयर या इन विच ही सिंग्स। तो एक सब्जेक्ट वर्ब इधर हुआ, ही सिंग्स, ही सब्जेक्ट वर्ब हुआ, और एक सब्जेक्ट इधर क्या हो गया, इधर हो गया। दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गए, और दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि बाथरूम ही वो जगह है। वेयर से इन विच से दोनों क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है कि बाथरूम ही वो जगह है जहां पे वो गाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन सेंटेंस इज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनको देखकर सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, एक एक वर्ड से एक सेंटेंस लिखना है। एंड फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। सेंटेंस ऐसे लिखना है कि उसका मीनिंग साफ साफ हो, ये नहीं कि सेंटेंस बना दिया कुछ भी बना दिया, इससे बात नहीं बनेगी। सेंटेंस ऐसे लिखा जाना चाहिए कि लोग अंदाजा लगा ले कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। ये डिफिकल्ट काम है कि सेंटेंस देखकर लोग अंदाजा लगा ले कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। और हम सेंटेंस कुछ ऐसा लिखें जिससे लोग समझ ना पाए, अनुमान ना लगा पाए कि इससे क्या मीनिंग निकल सकता है, क्या हो सकता है, तो फिर उस सेंटेंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पहले आपको खुद इसका मीनिंग जानना है, और फिर आपको सेंटेंस ऐसे बनाना है कि इसका मीनिंग दूसरे को भी, अगर वो नहीं भी समझ रहा है मीनिंग, तो भी आपके सेंटेंस को देखकर इसके मीनिंग को वो समझ ले कि क्या हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग। डिफिकल्ट काम होता है ये। और ऊपर से और इंस्ट्रक्शन, डू नॉट चेंज द टेंस फॉर्म, कि जो भी टेंस फॉर्म ये टेक्स्ट है तो आप इसको टुक नहीं कर सकते, टेकन नहीं कर सकते, यही फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ग्रामर का भी आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। कहीं सब्जेक्ट वर्ब में गड़बड़ी हुई तो कहानी खत्म हो जाएगी। पुट ऑफ, तो ये पुट ऑफ होना चाहिए। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होना चाहिए। कॉल्ड पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए। कॉल्ड पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए, मतलब इसके फॉर्म, वर्ब के फॉर्म को आपको चेंज नहीं करना है। तो दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग बनाना, अपने खुद से समझना मीनिंग, और दूसरी बात यह है कि इसको फिर सेंटेंस ऐसे बनाना कि लोग खुद समझ ले कि इसका क्या मीनिंग है। तो एक बात इसमें यह समझना है कि फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो ये फ्रेजेस होता क्या है। इससे पहले मैंने फ्रेज की चर्चा की थी। फ्रेज का मतलब ये है, फ्रेजल वर्ब का मतलब ये है कि वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन या इस तरह के कुछ वर्ड्स हो और उस वर्ब का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाए तो फ्रेजल वर्ब होता है। इसमें ये आफ्टर लग जाने से जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। टेक आफ्टर का मीनिंग, अगर इस वर्ड का मीनिंग निकाले, टेक का क्या मीनिंग होता है और आफ्टर का क्या मीनिंग होता है, उसके हिसाब से मीनिंग निकाले तो फिर कभी उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो ये आफ्टर लिखने से पहले, लिखने के साथ ही टेक्स्ट का मीनिंग बदल गया है।
तो ये आपको कोई भी जो ग्रामर की बुक पढ़ेंगे उसके एंड में फ्रेजल वर्ब होता है, उसे याद करना पड़ता है। तो टेक्स्ट आफ्टर का मीनिंग होता है किसी के जैसा दिखना, सिमिलर होना। जैसे कि पिताजी की शक्ल बच्चे से मिलती है, यूं कह कि बच्चे की शक्ल अपने माँ बाप से मिलती है, तो ये टेक्स्ट आफ्टर का मतलब है किसी के जैसा दिखना। तो अगर हम सेंटेंस बनाए तो ऐसा सेंटेंस अगर बनाए, द सन टेक्स आफ्टर हिज फादर, सो it is difficult to distinguish between them। अब इस तरह का सेंटेंस हम लिखे कि द सन टेक्स आफ्टर हिज फादर। अब किसी को नहीं भी पता है तो इस सेंटेंस का मीनिंग यहाँ से यहाँ तक मीनिंग नहीं पता, तो अगर हम आगे देखेंगे सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच में अंतर करना मुश्किल है। तो दोनों के बीच में अगर अंतर करना मुश्किल है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसका मतलब दोनों दिखते ऐसे हैं, दोनों लगते ऐसे हैं कि दोनों के बीच में अंतर करना क्या है? मुश्किल है। तो लोग इस सेंटेंस को देखकर, इस पार्ट को समझकर इसका मीनिंग गेस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं क्या हो सकता है। तो टेक्स्ट आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। सेंटेंस से भी मीनिंग को समझ सकते हैं। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। पुट ऑफ का मतलब क्या? टालना, अस्वीकार करना, पोस्टपोन। तो हम लिख सकते हैं द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, और शॉर्ट में लिखे कोरोना। हो सकता है कि मीटिंग को क्या हुआ, कोरोना या कोविड-19 की वजह से टाल दिया गया। तो लोग देखकर समझ सकता है कि मीटिंग को क्या गया होगा, कोरोना में क्या हो रहा है कि हम मिलना जुलना कम कर रहे हैं, अलग हो रहे लोग से, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब मीटिंग को क्या किया हो गया, टाल दिया होगा। लोग मीनिंग, इस सेंटेंस को देखकर मीनिंग अंदाज लगा सकते हैं क्या हुआ मीटिंग के विषय। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है टाल देना। ये तो अक्सर अगर आप पेपर मैगजीन अगर पढ़ते होंगे तो यही वो वर्ड है जो टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू में अक्सर पूछता रहता है, अक्सर आता रहता है, यूज होता रहता है गेम को लेकर। जैसे हमने लिखा द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू टोरेंशियल रेन्स। थोड़े से स्टैंड कमांड का एग्जाम दे रहे तो वर्ड थोड़े से समझ रहे ना, भारी भरकम इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल वर्ड भी लिख सकते थे हम यहाँ पर, हैवी भी रेंस लिख सकते थे, सिर्फ रेंस भी लिख सकते थे तो भी काम चल जाता, लेकिन आपको अपना स्टैंडर्ड दिखाना है इंग्लिश में। तो हम कहना चाहते हैं कि मैच को मूसलाधार, टोरेंशियल रेन्स का मतलब क्या, मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। तो बहुत तेज बारिश हुई, रेंस लिखते तो भी लोग समझ जाता कि रेंस का क्या रिलेशन है बारिश से, मैच से। अक्सर आप देखते हैं कि बारिश हुई, मैच चल गया। तो द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू टोरेंशियल रेन्स। कई बार आपने देखा है कि बहुत तेज बारिश होती है तो मैच को क्या खत्म लोग करते हैं कि मैच होता ही नहीं। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ, मैच को क्या कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना, इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मैच रद्द ही कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे लोग समझ सकते हैं इस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या हुआ होगा मैच के साथ रेन होने पर, तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं मीनिंग का। तो सेंटेंस ऐसे लिखना। और देखिए मैंने फॉर्म भी चेंज नहीं किया, जैसा ये फॉर्म है, जैसा ये फॉर्म है, सेम वही फॉर्म लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉल। अब इसमें देखना पुट का क्या है, तो थर्ड फॉर्म पुट ही होता है, कि पुटेड कर दिया, वॉज है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि वॉज है तो पुटेड कर दिया। कुछ वर्ड ऐसे इसका V1 V2 V3 सेम होता है, पुट उसमें से एक है जिसका कि V1 V2 V3 सेम होता है। कॉल डाउन, अब देखिए कितना खतरनाक मीनिंग है। अब इस सारे में आप ये देख सकते हैं कि ऑफ का तो मतलब होता है दूर और कॉल का मतलब होता है पुकारना। तो मीनिंग निकाले, दूर से पुकारा क्या, इसीलिए अगर इंग्लिश में वर्ड्स को हम ठीक से याद नहीं करते तो समझ में नहीं आती है बात। अब क्या कॉल ऑन, अब कॉल ऑन का मतलब क्या, पुकारा ऑन मतलब ऊपर जोर से या फोन लगा दिया, ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं होता। कॉल ऑन का मीनिंग ऑन लगने से कॉल का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, इसलिए कॉल ऑन क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो कॉल ऑन का क्या मीनिंग होता है, किसी के घर पे जाकर मिलना, किसी के घर पे जाकर मिलना। तो इतना जो मीनिंग अब इसका चेंज हो गया, तो हमने अगर लिखा कि द प्राइम मिनिस्टर called on the president to inform him regarding the protest of farmers। ऐसा होता है अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं कि कोई भी देश में अगर घटना घटती है तो ये प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्रपति को जाकर उसके पास जाकर इन्फॉर्म करें। पॉलिटिकल साइंस में साफ साफ लिखा होता है।
तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ लोग मीनिंग ये निकाल लेंगे कि फोन पे बताया, फोन पे नहीं होता है, जाकर बताना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को किसी के घर पर, जब प्रेसिडेंट के पास जाकर, प्रेसिडेंट के घर पर जाकर उनको बताना पड़ता है। तो किसी के घर पे जाकर आप कुछ बता रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉल ऑन। जैसे हमने कहा आई कॉल ऑन माई फ्रेंड व्हेन ही वाज इंजर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जब वो इंजर्ड था, घायल था, तो मैंने उसको फोन कर दिया। इसका मतलब हुआ कि जब वो घायल था तो मैं उसके घर पर जाकर उससे मिला। तो कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर पे जाकर मिलना। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है सत्य को मानने से इनकार कर देना, यानी किसी चीज के विषय में यह कहना कि यह सत्य नहीं है। तो किसी चीज को अगर हम यह कह के इनकार कर देते कि यह सत्य नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, डिनाई। तो डिनाई का अगर हम सेंटेंस बनाए तो ऐसे हमने बनाया कि ममता, थोड़ी सी इज्जत वाली बात भी कर दीजिएगा, मिस ममता बनर्जी, ज्यादा अच्छा लगेगा, मिस ममता बनर्जी डिनाइड द चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट हर। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ममता बनर्जी ने अपने पर लगे हुए करप्शन के आरोप को खारिज कर दिया। ये लोग अक्सर कर देते, डिनाई करते कि हम पे कोई हमने कुछ गलत नहीं किया। विपक्ष वाले लोग कहते रहेंगे आपने गलत किया, आपने गलत किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं। न्यूज में ये सेंटेंस काफी चल रहा है। तो ममता बनर्जी डिनाइड, ये उसने सत्य मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ एनी काइंड। ये जो सेंटेंस है दोबारा लिखना है। डिटेक्टिंग एरर्स, डिटेक्ट मतलब क्या, पता लगा के, और कोई भी कह रहा है एरर्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का एरर है, इंक्लूडिंग मिस पोजिशन ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स को भी अगर आगे पीछे किया उसकी वजह से अगर गलती हुई तो उस एरर को भी इंक्लूड करना है। डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द सेंटेंसेस। अब ये नहीं कि अब समझ में नहीं आ रहा और कुछ भी लिखकर चेंज कर दें। अननेसेसरी चेंज सेंटेंस में नहीं करना। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसे ठीक करना है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक में वर्ड के पोजीशन में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो उसे आपको करेक्ट करना, उसे पता लगाना है और उसे ठीक करना है। पहला क्वेश्चन है, ही मेड ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, कि जितने भी संबंधित अधिकारी थे सबसे मिले, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया, टू गेट द परमिशन टू होल्ड द फंक्शन, कि फंक्शन को करवाने का परमिशन जो उसको चाहिए था वो उसे नहीं मिल पाया। अब इसमें गलती कहाँ दिख रही है? किसी को लगेगा गलती तो है ही नहीं, इसमें सब कुछ तो साफ साफ है, लेकिन गलती क्या है? ये जो परमिशन है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले ये इस द की क्या हो सकता है? टू गेट परमिशन होगा। किसी से परमिशन लेने का सिंपल संकेत होता है टू गेट परमिशन। गेट द परमिशन नहीं होता है, गेट परमिशन। हमें किसी से आज्ञा लेना है, किसी से परमिशन लेना, तो उसकी इंग्लिश होती है सिर्फ गेट परमिशन, ठीक है? गेट द परमिशन नहीं होता है। तो ये अननेसेसरी आर्टिकल हो गया, इस आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, और लिखा तो गलत है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई कलीग्स। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग क्या करके आ जाते हैं कि जैसे वन ऑफ दिखता है तो कलीग्स का एस हटा देते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो एस होगा ही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इस इज को आर कर देते हैं, फिर ये इज भी सही है। वन ऑफ जैसे लिखा तो जब तक कोई चीज एक से अधिक नहीं होगा तब तक हम वन ऑफ लिख नहीं सकते। तो वन ऑफ है तो चीजें एक से अधिक होगी तो कलीग्स होगा ही होगा, और उस कलीग्स में से कोई एक ही तो आ रहा है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वन ऑफ। तो फिर गलती क्या है? तो गलती है वर्ड का मिसयूज। क्या है वर्ड का मिसयूज? लीडिंग द ऑफिशियस डेलीगेशन। ये जो ऑफिशियस वर्ड है, दो वर्ड है इंग्लिश में, एक ऑफिशियस है और एक ऑफिशियल है। तो यहाँ पर ऑफिशियल, औपचारिक, ऑफिस से संबंधित जो है वो ऑफिशियल होता है, ऑफिशियस नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्ड क्या होना चाहिए था, ऑफिशियल। जैसे दो वर्ड है, इंश्योर, आई एन इंश्योर, और एक है ई एन इंश्योर। तो जब हम इंश्योर कहते हैं तो ई एन इंश्योर क्या, सुनिश्चित करना, और आई एन इंश्योर का मतलब क्या, बीमा करना। तो अगर एक वर्ड इधर से उधर हुआ तो पूरी बात ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ ऑफिशियस और ऑफिशियल जो दो अलग अलग वर्ड है उसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ऑफिशियल, औपचारिक होना चाहिए था, और ऑफिशियस का मतलब होता है जो दूसरे के मामले में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करता है, उसको ऑफिशियस कहते हैं। तो ऑफिशियस की तो मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है। औपचारिक डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या, प्रतिनिधि। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऑफिशियल। वर्ड का मिसयूज हो गया। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ 3 days कल्चर। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं प्लूरल नाउन के साथ द नहीं आता है तो पहली जगह गलती हो सकती है। तो जिसको इस तरह का कंफ्यूजन है, मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बना के डाल रखा है कि प्लूरल नाउन के साथ द होता है, और इसमें यहाँ पर कोई गलती नहीं है। गलती है इस जगह पे, एक 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल, एक 3 दिन का।
तो एक 3 दिन का जो कल्चरल फेस्टिवल 3 दिन का होता है, 3 दिन का है, तो फिर क्या होना चाहिए, डेज को हम या एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे 3 डेज कल्चरल फेस्टिवल, 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल। और दूसरा तरीका होता है कि अगर हम ऐसे ना लिखें, डेज में एपोस्ट्रोफी ना लगाए, तो इसको एक वर्ड करके हम ज्वाइन करते हैं, 3 डे, क्या लिखते हैं, 3 डे। फिर क्या करते हैं, इस नाउन को हम प्लूरल नहीं करते हैं। अगर हमें प्लूरल नहीं लिखना है, 3 दिन का लिखना है, जैसे हम दूसरे एग्जांपल्स आपको समझाते हैं, केस का है, केस का क्वेश्चन क्या है, जैसे हम कहते हैं 1 दिन का छुट्टी, तो 1 दिन का छुट्टी क्या लिखेंगे, ए डेज हॉलीडे, ठीक है, 1 दिन की छुट्टी या 1 डेज हॉलीडे। लेकिन अगर 2 दिन की छुट्टी है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2, और फिर जैसे ही 2 लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, डेज, 2 डेज। अब 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन की छुट्टी, तो की के लिए फिर क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी, तो क्या होगा, 2 डेज हॉलीडे। ये एपोस्ट्रोफी एस लगाने में लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो ये सिंगुलर है इसलिए वाई के बाद एपोस्ट्रोफी लगा। 2 जैसे हमने लिखा तो डे हो ही नहीं सकता है, 2 मतलब हुआ मोर देन 1, तो मोर देन 1 होगा तो नाउन प्लूरल होगा, डेज। अब 2 दिन की छुट्टी है तो काके की, यानी ये संबंध बताने के लिए हमें चाहिए एपोस्ट्रोफी है, जैसे हम कहते हैं राम का भाई, तो राम ब्रदर तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, राम्स ब्रदर। तो सिमिलरली हम कह रहे हैं 2 दिन की छुट्टी, तो 2 दिन की छुट्टी में ये जो एपोस्ट्रोफी है ये बाद में लगेगा, क्योंकि अगर इसको पहले कर देंगे तो ग्रामर ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ए लिखा तब तो डे लिखते हैं, तो सिंगुलर होगा तो डे होगा और प्लूरल होगा तो क्या होगा, डेज होगा। अब डेज का अगर पॉसेसिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगता है, यानी सिंगुलर का अगर पॉसेसिव केस बनाना है तो सीधा सिंगुलर में ऐड हो जाता है, प्लूरल का अगर पॉसेसिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी प्लूरल के बाद लगता है। इसे यूज करने में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है और लोग गलती कहीं और ढूंढ लेते हैं। तो या तो हमें लिखना है 3 डेज, डेज में इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा दें, या दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लिखें हाइफन से जोड़ते हैं और 3 डे कल्चरल फेस्टिवल, 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल। केस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, द लैंडलॉर्ड आस्क्स हिज टेनेंट टू इविक्ट। इविक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी को मजबूरन खाली कराना, किसी को मजबूरन खाली कराना। तो खाली कराना तो लैंडलॉर्ड कराएगा, तो खाली कराना तो यहां होना चाहिए था, लेकिन टेनेंट तो खाली करेगा ना। जब हम कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिज टेनेंट, की अपने टेनेंट को कहा कि तुम मकान को खाली कर दो, तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम रेंट पे नहीं कर सकते तो मकान मालिक कहेगा कि तुम मेरे मकान को खाली कर दो। या सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं कि मकान मालिक ने अपने रेंटर से खाली करवाया। तो इवेक्ट का मतलब था खाली करवाना, खाली करना नहीं, खाली। तो यहां अगर इवेक्ट लिखा है किसके साथ, टेनेंट के साथ, तो टेनेंट को खाली करने के लिए कहा गया, करवाने के लिए नहीं कहा गया। तो खाली करवाएगा मकान मालिक, तो खाली करवाएगा मकान मालिक, तो ये मकान मालिक के साथ होना चाहिए था। और खाली करेगा रेंटर, तो रेंटर खाली करेगा या खाली करवाएगा, खाली करवाएगा मकान मालिक। तो देखिए वर्ड का मिसयूज है। मिसयूज क्या हुआ कि वेकेट का मतलब हुआ खाली करना, वेकेट का मतलब क्या है, खाली करना, और इविक्ट का मतलब है खाली करवाना। तो रेंटर जो है वो खाली करेगा और मकान मालिक खाली करवाएगा। तो वर्ड अगर बिना समझे हम यूज कर लेंगे तो बात गलत हो जाएगी। तो इविक्ट का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होना चाहिए, खाली करवाया। यहां तो टेनेंट क्या करेगा, मकान खाली करेगा। तो यहां पर इविक्ट वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, वैकेट। अंतर समझना कि वैकेट का मतलब है खाली करना। हम ये तो नहीं कहेंगे, आप हिंदी से समझ लीजिए कि मकान मालिक ने कहा कि तुम मकान खाली करवा देना अगर समय पर पेमेंट नहीं करोगे। कोई मतलब निकला क्या कि मकान मालिक ने कहा रेंटर को तुम मकान खाली करवा देना अगर समय पर रेंट नहीं दे सकते, ये तो कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस क्या होगा कि मकान मालिक ने रेंटर को कहा, टेनेंट को कहा कि तुम मकान खाली कर देना अगर तुम सही समय पर पेमेंट नहीं कर सकते। समय पर ये हुआ ना कि मकान मालिक ने कहा कि खाली कर देना, मकान मालिक ने कहा कि खाली करवा देना। इसका मतलब किसी और को, कोई रेंट पर ले रखा उसको खाली करवाना, अगर उसने पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ तो साफ साफ कह रहा है कि जो टेनेंट है अगर वो सही समय पर पेमेंट नहीं करे तो वो मकान क्या कर दे, खाली कर दे। इसलिए वर्ड क्या होना चाहिए, वैकेट, ना कि इविक्ट। नेक्स्ट है, वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबॉडी बिकॉज वी विल ओनली बी सेफ इफ एवरीवन एल्स इज सेफ। अब देखिए इसमें वर्ड का मिसयूज हो गया। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि हमें अफोर्डेबल वैक्सीन चाहिए, यानी ऐसा वैक्सीन चाहिए जिसको सब अफोर्ड कर सकता है, यानी जिसकी खर्च सब वहन कर सकता है। अफोर्ड मतलब खर्च वहन करना, फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए। बिकॉज क्योंकि वी विल ओनली बी सेफ। अब इसका यहां से मीनिंग समझिए, यहां प्रॉब्लम कि हम सेफ तभी होंगे जब दूसरे सभी सेफ हैं।
देखिए मीनिंग क्या कह रहा है कि हम सेफ, खुद सुरक्षित तभी होंगे जब कोई और लोग भी सुरक्षित होंगे, यानी सभी जब दूसरे लोग सुरक्षित होंगे तो हम भी सुरक्षित होंगे। तो वी विल ओनली बी सेफ, ये जो ओनली बी सेफ है ये पोजिशन यहाँ नहीं होना चाहिए था कि वी विल बी सेफ, कि हम सुरक्षित होंगे अगर सभी और सुरक्षित है। तो ये जो ओनली होना चाहिए था वो इफ के साथ होना चाहिए कि ओनली इफ एवरीवन एल्स इज सेफ, कि हम तभी सुरक्षित होंगे जब अन्य सभी सुरक्षित होंगे। तो ये जो ओनली वर्ड का यूज इधर कर दिया है ये होना चाहिए था वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबॉडी बिकॉज वी विल बी सेफ ओनली इफ एवरीवन एल्स इज सेफ, कि हम तभी सुरक्षित होंगे जब दूसरे सभी सुरक्षित होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे संडे के ये आपके सॉल्व हो गए 2020 के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट ये भी है कि इस बार का एग्जाम बहुत अच्छा उनका नहीं जा पाया। तो जिन बच्चों को 2021 में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम बहुत अच्छे से देना है तो मैं जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में अपना असिस्टेंट कमांडेंट का स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूँ, तो आप उसे ज्वाइन करें और 2021 में जो कमी रह गई है 2020 की उसे दूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।